हिम्मतपुर नाम का गांव था, जहां पर सुयश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था, मगर वो दोनों अपने पिताजी के साथ रहते थे। एक दिन सुयश अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, आजकल गांव की सड़कें पक्की होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि हमें पिताजी से बात करके गांव में बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। सोचो भी मत, पिताजी सीधा आपको मना कर देंगे। पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की और बस घर पर बैठे रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मेरा पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता। मगर सोचो, अगर हम अभी बस का व्यापार शुरू कर देंगे तो आगे चलकर हमें बहुत फायदा होगा। जब सुयश और उसकी पत्नी रेखा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुयश के पिताजी उनकी बातें सुनकर अंदर आते हैं और सुयश से कहते हैं, चुप रहो एकदम। जब देखो घर में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें लेकर आ जाते हो। मगर पिताजी, गांव में सरकार बहुत अच्छी सड़कें बना रही है। हमें इसका फायदा उठाकर अपना खुद का बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें घर बैठा कर खिला रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये कहकर सुयश गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर एक बार सुयश और उसकी पत्नी घर पर बातें कर रहे थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सोने की चेन। सोने की चेन? मुझे यही चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पतिदेव। मगर आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि पिताजी तो सिर्फ खाने के लिए ही पैसे देते हैं। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी समय सुयश के पिताजी गुस्से में उनके कमरे में आ जाते हैं। सुयश! हाँ पिताजी, क्या हुआ? कोई दिक्कत? वाह, जरा देखो तो, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही मासूम हो। बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? अलमारी से मेरे बहुत सारे पैसे गायब हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर ये सवाल आप सुयश जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है इन्होंने आपके पैसे चुराए हैं? हाँ बिल्कुल, इसी ने पक्का मेरे पैसे चुराए हैं। नहीं तो ये सोने की चेन कहाँ से लेकर आया? पिताजी, ये चेन मैंने अपनी बाइक बेचकर ली है। मैंने कोई पैसों की चोरी नहीं की है। चोरों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। सुयश और रेखा बिना कुछ बोले घर छोड़कर निकल जाते हैं और सुयश अपने दोस्त विनोद के पास चला जाता है। सुयश विनोद को सारी बातें बताता है। भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरे पिताजी तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ उन्होंने तुझे निकाल दिया। अब तुझे जिंदगी का असली खेल समझ में आएगा। मगर अब तू करेगा क्या? यार, मेरे पास एक योजना है, मगर मेरे पास उसे करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तो बता भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा तो शायद मैं तेरे व्यापार में निवेश कर दूं। सुयश विनोद को अपने बस के व्यापार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर विनोद कहता है, हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर मैं तेरे व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। विनोद सुयश के इस नए बस के व्यापार में निवेश करता है और कुछ ही दिनों बाद सुयश एक बस खरीदकर हिम्मतपुर ले आता है और गांव में बस चलाना शुरू कर देता है। गांव के लोग सुयश की बस में बैठने लगते हैं। देखते ही देखते सुयश 3 और बसें खरीद लेता है। बहुत बढ़िया सुयश, मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होगे। धन्यवाद विनोद, अगर तुम ना होते तो शायद मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होता। मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, ये करना मेरा फर्ज था। मगर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। कैसी चेतावनी विनोद? जब मैं शेषपुर से हिम्मतपुर आ रहा था, तब मैंने राहुल रिक्शे वाले को दूसरे रिक्शे वाले से बात करते हुए सुना। अरे, जब से ये सुयश की बस गांव में आई है, तब से हमारी रिक्शा में कोई बैठता ही नहीं है। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं वहां से निकल गया
मैंने बस इतना ही सुना। ठीक है विनोद भाई, मैं ध्यान रखूंगा। सुयश अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो देखता है कि उसकी तीनों बसों को किसी ने आग लगा दी है। अरे ये किसने किया? मेरी बस, मेरी बस! थोड़ी देर बाद विनोद भी वहाँ आ जाता है और सुयश से कहता है, मैंने कहा था कि ध्यान रखना सुयश, ये पक्का उस राहुल रिक्शे वाले का काम होगा। लोगों को दूसरे को स्वयं से पहले तरक्की करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मानता हूं विनोद भाई, मगर अब मैं क्या करूं? तुमने पैसे तो इतने कमा लिए हैं कि तुम एक और बस खरीद सकते हो। फिर क्या विनोद भाई, ये लोग फिर से उसे आग लगा देंगे। सुयश निराश होकर अपने घर अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे बेटा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था मुझे। बेटा तूने तो बहुत तरक्की कर ली। मैं हमेशा तुझे निकम्मा समझता रहा, मगर तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। वो पैसे भी तूने नहीं चुराए थे, वो तो कामगार हरीश ने चुराए थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मगर तू इतना उदास क्यों है? सुयश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारी बातें अपने पिता को बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा अब लगता है कि समय आ गया है कि मैं तुझे वो चीज दूं जो तेरे दादा तेरे लिए छोड़ गए थे। क्या पिताजी? दादाजी मेरे लिए क्या छोड़कर गए थे? सुयश के पिताजी अलमारी में से एक जादुई गुड़िया ला कर देते हैं, जिसके हाथों में रॉकेट बम होता है। ये लो और एक नई बस खरीदो और इस गुड़िया को अपनी बस के सामने टांग देना। जैसे ही तुम इसे अपनी बस के सामने टांगोगे, तुम्हारी बस आम बस नहीं बल्कि रॉकेट बस में बदल जाएगी। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम इसके काबिल हो जाओ तब मैं ये तुम्हें दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, अब वापस घर लौट आओ, बहू और तुम्हारी बहुत याद आती है। जी पिताजी। सुयश अपने पिता के साथ वापस रहने के लिए आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक बस खरीदता है और उसके सामने ये गुड़िया टांग देता है। जैसे ही वो गुड़िया टांगता है, वैसे ही बस एक रॉकेट बस में बदल जाती है। अरे ये कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी के पास ये गुड़िया थी। ये गुड़िया किसी जादूगरनी ने उन्हें दी थी और ये तो सच में जादुई गुड़िया है। चलो फिर बस में बैठकर देखते हैं। विनोद और सुयश बस में बैठ जाते हैं और सुयश बस को चालू करता है। जैसे ही बस चालू होती है, बस के पीछे लगे रॉकेट से आग निकलनी शुरू हो जाती है और बस आसमान में उड़ने लगती है और कम समय में लंबी दूरी तय कर लेती है। गांव में सभी लोग बस को आसमान में उड़ते देख उसमें बैठने की चाहत करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में सुयश की रॉकेट बस का नाम हो जाता है। ये खबर राहुल रिक्शा वाले के पास भी पहुंचती है। पहले ये सुयश बस ले आया, उसे ठिकाने लगाया तो ये रॉकेट बस लेकर आ गया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल भाई, मैंने सुना है कि इस बस में कोई टंगी हुई गुड़िया है, वही इस बस को उड़ा रही है। अच्छा, सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? मैं सच कह रहा हूँ राहुल भाई, आप खुद ही सोचो, इससे पहले तो बस उड़ भी नहीं सकती थी, तो अब कैसे उड़ रही है? बात तो तू सही कह रहा है। चल मेरे साथ, आज रात जाकर सब खत्म कर देंगे। ये उड़ने वाली बस को आग लगाकर इसका भी खेल खत्म कर देंगे। जैसे ही रात होती है, राहुल और उसका साथी सुयश की बस के लिए रुके हुए होते हैं। थोड़ी देर में सुयश की बस उड़कर वापस अपने दिन की आखिरी यात्रा करके आती है, जिसमें से एक आदमी बस से उतरकर सुयश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुयश कि तुम ये रॉकेट बस गांव में लेकर आए। अब इस गांव से दूसरे गांव जाना काफी आसान हो गया है। मेरी माँ की दवाई इस गांव में नहीं मिलती थी, वो सिर्फ दूसरे गांव में ही मिलती थी। इस बस की वजह से मैं दूसरे गांव कम पैसों में और वो भी जल्दी पहुंच जाता हूँ। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो हम जाकर उस बस का कांच तोड़कर उसमें से जादुई गुड़िया को चुरा लेते हैं।
और अपनी रिक्शा में टांग लेंगे। क्या कहते हो? सही कह रहे हो राहुल भाई, मस्त आइडिया है। दोनों जाकर बस की खिड़की को तोड़ते हैं और उस गुड़िया को बाहर निकाल लेते हैं। मगर जैसे ही उसे राहुल बाहर निकालता है, वैसे ही राहुल और उसका दोस्त दोनों उसी गुड़िया में बदल जाते हैं। अगले दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो उसे बस के बाहर 3 गुड़िया मिलती हैं। अरे वाह, मेरे पास तो सिर्फ एक जादुई गुड़िया थी, मगर अब मेरे पास 3 गुड़िया हो गई। अब मैं 2 और बस खरीदूंगा और उन्हें भी रॉकेट बस बनाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाऊंगा। सुयश 2 बसें और खरीद लेता है। गांव में अब 3 रॉकेट बम बस हो चुकी थी। बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। लगता है शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक विचार आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा और साथ ही मुझे सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते नाश्ता मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी पत्नी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक 2 मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं सभी लोगों को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों करनी। अब बाबूलाल, उसकी पत्नी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो, मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाना खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगे। इतना घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना। मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊंगा शहर। देखा, मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए। अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो। तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा। दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना। खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा।
लो, ये हुई ना बात। अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं, अब नहीं कहूँगा। चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस? आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारे ऊपर वाली मंजिल पर करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाले मंजिल पर सभी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप। अब देखना, कल सुबह से ही हम लोग अपनी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारी बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? करना क्या है? जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। वहाँ आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लगा है? बस रेस्टोरेंट है, आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की पत्नी सभी के लिए नाश्ता बनाती है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने भाई साहब। ऑफिस के ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, सुविधा तो अच्छी है पर उसके बाद भी हमारी बस में कोई आ नहीं रहा है क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, अब और कैसे बताऊं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया पर उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपकी बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांट देता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चढ़ो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर। सभी लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे समय बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं और देखते ही देखते बाबूलाल को शहर में सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है।